सभी किसान भाइयों को नमस्कार। जय किसान कृषि इस YouTube चैनल में आपका सभी का स्वागत है। जो हम YouTube पे वीडियो डालते हैं तो कुछ किसानों की मांग थी कि कुछ आपके जो वीडियोज़ है अनार के बारे में, अनार खेती के बारे में जो आप गाइडेंस करते हैं, तो उनमें से कुछ गाइडेंस जो है तो वो हिंदी में भी प्रोवाइड करिए, ताकि जो गुजरात है, राजस्थान है, आंध्र है, कर्नाटक है, एमपी है, इसमें जो सारे अपने किसान हैं, अपने ग्रुप के साथ जुड़े हुए जो भी किसान हैं, तो उनको एक गाइडेंस मिल सके, इसलिए हम कुछ वीडियो जो है वो हिंदी में भी डालने वाले हैं। तो हिंदी में जो हम वीडियो डालेंगे तो उनमें एक टॉपिक के अनुसार, मतलब प्लांटेशन के बारे में हो, या फिर फर्टिलाइज़र यूज़ के बारे में हो, या फिर रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट हो, बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल हो, ऐसे जो जो टॉपिक है हमारे अनार खेती में, तो उनके बारे में एक एक वीडियो बनाएंगे। जो हम मराठी में करते हैं कि एक ही वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक कवर करते हैं और उनका एक ही वीडियो बनाते हैं, तो वैसे न करते हुए हम एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे और उस टॉपिक के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। अभी जो पहला वीडियो हमने चुना है, मतलब अनार खेती के द्वारा अनार खेती के लिए जो पहला वीडियो हम हिंदी में करने वाले हैं, तो वो पहला वीडियो हम न्यू प्लांटेशन के बारे में जानेंगे। मतलब अनार खेती क्यों ज़रूरी है, अनार खेती में मुनाफा क्या है, अनार खेती कहाँ की जा सकती है, मतलब उसका एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होना चाहिए, सॉइल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, और ये प्लांटेशन है, प्लांटेशन कौन से वक्त करना चाहिए, कौन से महीने में प्लांटेशन करना चाहिए, बाद में प्लांटेशन के लिए टिश्यू कल्चर यूज़ करें या फिर जो गुटी कलम हम बोलते हैं रेगुलर, वो यूज़ करें। फिर जो अपनी प्लांटेशन की मेथड है, मतलब बेड करके लगाए या फिर ज़मीन लेवल जो फील्ड लेवल है उस लेवल पे लगाए। ये सारे जो टॉपिक्स है वो न्यू प्लांटेशन में हम कवर करेंगे। बाद में वैरायटी कौन सी लगानी चाहिए, यह है रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, प्लांटेशन के बाद जो पहले साल तक क्या उसमें हम प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या उसमें मतलब खाद कौन सी डालनी है, फर्टिलाइज़र शेड्यूल कौन सा होना चाहिए, ये सभी के बारे में हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा हिंदी में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई आपको समझ नहीं आता उसमें से कोई टॉपिक, या फिर मैंने जो इस वीडियो में जो कुछ टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना जा रहा हूँ, तो उनमें से जो आपको समझ में नहीं आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर मेरा फ़ोन नंबर आप सभी के पास है, फ़ोन नंबर के द्वारा आप फ़ोन लगा कर या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो जो पहला है कि वो न्यू प्लांटेशन के बारे में हम बोलेंगे। पहला वीडियो न्यू प्लांटेशन के बारे में ही बनाना है। तो न्यू प्लांटेशन जो हम करेंगे तो वो किस महीने में करना चाहिए, मतलब जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक कौन सा जो मंथ है जो न्यू प्लांटेशन के लिए अच्छा रहेगा। तो इसकी वजह से न्यू प्लांटेशन जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक कब करें, तो अच्छा जो पीरियड रहता है न्यू प्लांटेशन के लिए, तो वो सितंबर से लेकर जनवरी तक का होता है। मतलब सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी तक आप जो है वो न्यू प्लांटेशन कर सकते हैं। वैसा क्यों करें, क्योंकि अगस्त तक, मतलब जून जुलाई अगस्त जो है वो ये 3 महीने जो होते हैं ये बारिश का मौसम रहता है। इनमें अगर बारिश ज़्यादा होती है तो वो पौधे अच्छी तरह से बढ़ते नहीं, लेकिन उनका जो है पौधे पीले पड़ना होना, क्यों जो ज़्यादा बारिश की वजह से जो है उनका डैमेज ये हो सकता है। तो इसकी वजह से जो है हमें प्लांटेशन जो करना है, तो प्लांटेशन हम बारिश के मौसम में नहीं कर सकते। और उसके बाद मैंने बोला जनवरी तक हमें प्लांटेशन करना है। फरवरी, मार्च, अप्रैल में क्यों नहीं करना, क्योंकि फरवरी में जब आप पौधे लगाते हैं, न्यू प्लांटेशन करते हैं, तो मार्च है, अप्रैल है, मई है, तो इसमें जो है वो हीट ज़्यादा रहता है, और हीट ज़्यादा होने की वजह से जो है पौधे अच्छी तरह से ग्रो नहीं करते, ज़्यादा पौधे हैं वो जो मर जाते हैं। तो इसके लिए जो प्लांटेशन जो होते हैं, तो वो आइडियल टाइम जो है प्लांटेशन के लिए, तो आइडियल टाइम सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक है। इसमें जो है वो हीट ज़्यादा नहीं रहती, बारिश का इस टाइम बारिश ज़्यादा गिरती नहीं, अगर गिरती भी है तो बारिश के मौसम जितनी बारिश का जो ऋतु है तो उससे कम बारिश ये अगस्त से सितंबर से लेकर जनवरी तक गिरते हैं। तो इसकी वजह से आइडियल टाइम जो है
प्लांटेशन के लिए, तो आइडियल टाइम जो है वो सितंबर है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आप कर सकते हैं। इस टाइम आप प्लांटेशन करेंगे, वो प्लांटेशन में पौधे मरने की संभावना बहुत कम होती है, वो ग्रो अच्छी तरह से करते हैं। पौधे ग्रो होने के लिए जो है हमें पहले 1-2 महीने बहुत अच्छे होने चाहिए। 2 महीने अच्छी तरह से अगर उससे मिलते हैं तो उसके बाद अगर बारिश भी गिरती है, हीट भी ज़्यादा बढ़ती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन आप जब न्यू प्लांटेशन करते हैं और एक आधा 15-20 दिन बाद हेवी रेनफॉल होता है, अच्छी तरह से बारिश होती है, नहीं तो 15-20 दिन बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो पौधे मरने की जो है वो संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके लिए मैंने बताया वही टाइम है आपके लिए आइडियल फाउंडेशन के लिए। अब उसके बाद जो आता है अगला टॉपिक कि इसमें जो है वो टिश्यू कल्चर है और गुटी कलम है। ये टिश्यू कल्चर और गुटी कलम में कौन सा लगाना चाहिए? तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ कि वो टिश्यू कल्चर से गुटी कलम अच्छा है। टिश्यू कल्चर भी अच्छा है, लेकिन उसका जो है वो हार्डनिंग प्रोसेस बहुत अच्छी तरह होना ज़रूरी होता है। मतलब क्या होता है कि आप गुटी कलम मान के चलिए कि ये ओपन एनवायरनमेंट में ये ग्रो करता है, गुटी कलम का जो पौधा होता है, तो वो और उसको हीट की भी जो है, हीट है या फिर बारिश है, अच्छी ठंड है, तो ये सारे से उसका रेजिस्टेंस तैयार होता है। और जो गुटी टिश्यू कल्चर आप जिसे बोलते हैं, तो वो कांच में पला हुआ बड़ा हुआ होता है, तो उसको अगर आप कांच से डायरेक्टली फार्म में लगाएंगे तो वो मरने की जो संभावना होती है वो ज़्यादा होती है, वो अच्छे तरह से ग्रो न करे, ये संभावना ज़्यादा होती है। टिश्यू कल्चर में अगर मतलब टिश्यू कल्चर का प्रोसेस कैसे होता है कि वो कांच में वगैरह उसको बढ़ाते हैं, पौधा ग्रो करता है, और उसके बाद जो है वो उसके हार्डनिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब ऐसा होता है कि हार्डनिंग मान के चलिए कि उसको ओपन एनवायरनमेंट में ग्रो करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा टाइम अगर डिमांड अच्छी हो टिश्यू कल्चर की, तो वो हार्डनिंग प्रोसेस है, वो हार्डनिंग प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं होती है। जो टिश्यू कल्चर के सेलर्स है वो हार्डनिंग अगर अच्छी तरह से नहीं करते, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो आगे चलकर हमें अपने फार्मिंग में उसका वो दिक्कत सामने फेस करनी पड़ती है। अगर हार्डनिंग अच्छी तरह नहीं होती तो पौधे मरने की जो है वो संभावना ज़्यादा बढ़ती है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, उसमें फ्लावरिंग जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आगे चलकर आती है। तो इसके लिए जो है अगर आप टिश्यू कल्चर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। टिश्यू कल्चर और गुटी कलम दोनों में मैंने आपको फ़र्क बताया कि टिश्यू कल्चर लेते हैं तो उसका हार्डनिंग बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। और दूसरा जो मैं आपको बोलूँगा, टिश्यू कल्चर हो या फिर गुटी कलम है, जब भी आप एक आधा पौधा खरीदते हैं, आप बहुत बड़े क्षेत्र में, आपके बहुत बड़े ज़मीन में वो आपको प्लांटेशन करना है, तो आप जो है खरीदते समय वहाँ पे जिन जिन किसानों ने उनके पास से गुटी ली है या फिर जिन जिन किसानों ने उनके पास से टिश्यू कल्चर लिया है, उनके कांटेक्ट नंबर लीजिए। वो फील्ड है, वो फार्म है, वो आप जाकर देखिए। अगर आपके नज़दीक जो जो किसानों ने उनके पास से ली है, टिश्यू कल्चर हो या फिर गुटी कलम हो, दोनों भी आपको देखना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो टिश्यू कल्चर हो तो उसमें हार्डनिंग अच्छी हुई तो वो फ्लावरिंग वगैरह अच्छा ग्रो करता है। उसका मतलब ये डिसीज़ फ्री ज़्यादा होता है टिश्यू कल्चर का। तो आप वो देख सकते हैं उधर जाके वो फार्म पे कि वो किसान के एक्सपीरियंस क्या है, जो टिश्यू कल्चर उसने लिया है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं ये। और जो गुटी कलम है उसके लिए भी आपको जो है फील्ड विजिट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो मातृ वृक्ष है, हम जिसे मदर प्लांट बोलते हैं, जिसके ऊपर गुटी बांधी जाती है, वो डिसीज फ्री होना जो है बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या होता है कि आपको एक जगह मिलते हैं 15 रुपये में पौधा और एक जगह मिलता है आपको 20 रुपये में पौधा। लेकिन 15 रुपये का पौधा जो है वो मदर प्लांट, वो बैक्टीरियल ब्लाइट का हो, बैक्टीरियल विल्ट जैसा मदर प्लांट हो, और उसके ऊपर जो अगर गुटी बांधी है तो आपको वो 15 रुपये नहीं, आपको वो 12 रुपये में भी मिलेगा। तो वो बहुत जाके आपको आगे उसका प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मतलब क्या होता है कि मदर प्लांट अच्छा नहीं हुआ तो 2 साल बाद आपको जब आप पहला बाहर पकड़ते हैं तो उस टाइम आपको वो ये सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और वो ज़्यादा उस पर मदर प्लांट पे डिसीज़ का अटैक हो तो
जो नए पौधे गुटी उसके ऊपर जो बांधी है तो उसमें वो आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। और आपकी जो मतलब प्रॉब्लम इतना भी आता है कभी कभी कि वो आपको बाग निकालना पड़ता है। और फिर क्या होता है कि हमने ये 12 रुपये और 20 रुपये का डिफरेंस देखा। अगर 20 रुपये का हम पौधा लेते तो वो 20 रुपये का पौधा अच्छी जगह से लेते, मदर प्लांट अच्छा होता उसका, नर्सरी अच्छी होती। और एक जो है वो 12 रुपये में लेते हैं तो 12 रुपये में हमने अगर पैसे के ऊपर देखा तो आगे चलकर हमको बगीचा निकलना पड़ता है। फिर 2 साल का आपका मेहनत चला जाता है, 2 साल का आपका टाइम निकल जाता है। उसमें वो आपने फर्टिलाइज़र उसको दिया है, जो अपनी मेहनत की है उसमें, तो ये सारे चला जाता है उसमें और आपको बगीचा निकालना पड़ता है। और फिर अनार खेती से अपना मन उठ जाता है। तो इसकी वजह से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारे जो थिंग्स मैंने आपको बताए ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहले मैंने बताया आपको कि न्यू प्लांटेशन का वक्त क्या होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि इसमें गुटी कलम जो है या फिर टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर और गुटी कलम में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने बताया। और बाद में मैंने ये भी बताया कि आपको वो जो जिनके पास से आप वो पौधे लेने जा रहे थे उनके पास से आप लिस्ट ले सकते हैं किसानों की। और आपके नज़दीक के एरिया में जिन्होंने वो दिए हैं पौधे तो उनका जो फार्मर का एक्सपीरियंस आप थोड़ा सा समय देखकर उनके प्लॉट जो है प्लॉट विजिट कर सकते हैं। उनका जो है फल पौधे का वो फल का साइज़ क्या होता है, उसमें कुछ बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक नहीं है ना, बैक्टीरियल विल्ट का अटैक नहीं है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए। और जिनका आपका कस्टमर रिपोर्ट अच्छा लगेगा, जिनके पास से किसानों ने लिए हुए पौधे अच्छे लगेंगे आपको, तो उस नर्सरी से उस जगह से आप पौधे लिए। पैसों के बारे में वहाँ मत सोचिए। अगर सस्ते के पीछे आप जाएंगे तो आगे बहुत सारा महंगा नुकसान आपको उठाना पड़ता है। ये दो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाद में जो आता है कि वैरायटी कौन सी लगाए या फिर मैनेजमेंट उसमें क्या होना चाहिए लगाने के वक्त, तो वैरायटी जो है, वैरायटी अभी मार्केट में 3 वैरायटी जो है महाराष्ट्र में ज़्यादा चलती है, गुजरात राजस्थान में और भी 2-4 वैरायटी है। लेकिन जो भगवा बोलते हैं हम, भगवा सेंद्री जिसे बोलते हैं, वो वैरायटी बहुत अच्छी है। मतलब ये साइज़ भी उसका बहुत अच्छा होता है, इसका पेरिशेबिलिटी मतलब ये साल जो है साल भी ज़्यादा कड़क है। दूर का जो मार्केट है मतलब हमें बाग हम जब बगीचा हार्वेस्ट करते हैं तो उसके वक्त आपको पता होगा कि दिल्ली वाला है या फिर पटना बिहार वाला है या फिर बांग्लादेश वाला है या फिर एक्सपोर्ट वाला है। आप जितना दूर अपना माल बेचेंगे उतना रेट आपको अच्छा मिलेगा। मतलब मान के चलिए अगर आप दिल्ली वाले पटना वाले से ज़्यादा आपको बांग्लादेश वाला अच्छा रेट देता है और बांग्लादेश वाले से आपको अगर कोई एक्सपोर्ट करता है दूसरी कंट्री में बेचता है तो वो अच्छा रेट देता है। लेकिन ये देखते क्या है व्यापारी जब बगीचा लेते हैं फल देखते हैं तो उसके वक्त वो देखते हैं कि ये फल कितना कड़क है। मतलब ज़्यादा फल जितना कड़क होगा, जितनी उसकी साल कड़क होगी, तो वो दूर के मार्केट के लिए अच्छा रहता है। मतलब वो जो सूख नहीं जाता जल्दी से जल्दी, 8 दिन भी अगर फल पहुंचने को लगते हैं उस मार्केट में तो भी ये बिक्री के टाइम बहुत अच्छी कंडीशन में रहता है। अभी इसमें भगवा है, सुपर भगवा है। सुपर भगवा वैरायटी जब नई आई थी मार्केट में तो बहुत सारे किसानों ने प्लांटेशन किया था उसका। नई वैरायटी होती है तो उसके सामने उसके पीछे बहुत सारे किसान चले जाते हैं। लेकिन सुपर भगवा के टाइम क्या हुआ कि सुपर भगवा की जो साल है तो वो साल जो है वो ज़्यादा थीन है, भगवा से ज़्यादा कम कड़क है। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप भगवा का जो है भगवा का फल और सुपर भगवा का फल दोनों तोड़ के रखेंगे आप एक टेबल पे और 2-4 दिन आप बाद देखेंगे तो भगवा का जो है भगवा का एज यूजुअल रहता है, जैसा रखा था वैसा ही रह जाता है, उसमें जो लूजनेस है वो कम आता है। और जो सुपर भगवा है, सुपर भगवा वो ज़्यादा सूख जाता है क्योंकि उसकी साल जो है वो ज़्यादा मतलब कड़क नहीं है। तो दूर के मार्केट के लिए जो व्यापारी देखने आते हैं आपके बगीचे में तो वो देखते हैं उसकी साल जो है वो कितनी कड़क है। साल अगर ज़्यादा कड़क नहीं होती तो वो खरीदते नहीं है, लेकिन उनको दूर के मार्केट के लिए जो है वो अच्छा कड़क माल लगता है तो वो उसकी जो सुपर भगवा की है वो ख़रीदारी करते नहीं है वो, और फिर वो आपको जो है वो लोकल मार्केट में वगैरह बेचना पड़ता है। तो इसकी वजह से भगवा और सुपर भगवा जो है उनमें से आप भगवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा जो अनार की खेती है तो भगवा वैरायटी जो है सेंद्रीय वैरायटी वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान लगाते हैं। उसमें अभी जो एक नई आई है सोलापुर लाल बोल के वैरायटी आई है
उस सोलापुर लाल के जो पौधे हैं वो अभी मार्केट में नहीं है। मतलब जो उनके फल जो है वो अभी जो अभी एक 5-10 दिन पहले पहला प्लॉट उसका हार्वेस्ट हुआ, अभी मार्केट में वो नया है। लेकिन उसके फल जो है, फल के जो फोटोज़ आए थे तो वो फोटोज़ में ऐसा दिखा कि उसमें सेटिंग बहुत अच्छा तरह होता है सुपर भगवा सोलापुर लाल में, भगवा और सुपर भगवा से। लेकिन वो फल की साइज़ जो है, फल की साइज़ बहुत कम दिखाई देती है। कलर भी उसका बहुत अच्छा है लेकिन साइज़ आपको ज़्यादा मैटर करती है। मतलब मार्केट में आप जब लेके जाते हैं अनार तो उसमें जो है वो फल की साइज़ अच्छी होनी चाहिए, कलर भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन साइज़ ज़्यादा मैटर करती है। अगर कलर भी अच्छा है और उसमें साइज़ नहीं है तो वो जो रेट है वो आपको कम मिलते हैं। और उसमें कलर थोड़ा सा कम है लेकिन साइज़ अच्छी है तो रेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो इसकी वजह से जो है वैरायटी आप जब भी प्लांटेशन करते हैं तो उसमें साइज़ भी अच्छी तरह से होना ज़रूरी है, और जो कलर है, कलर भी अच्छी तरह से आना ज़रूरी है। भगवा जो वैरायटी है, भगवा वैरायटी में किसानों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा। मतलब हमारे कुछ किसान है 800 ग्राम तक है, 1000 ग्राम तक भगवा वैरायटी में उनका साइज़ हुआ है, फल का साइज़ हुआ है। तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है भगवा वैरायटी, सिंदरी वैरायटी आपको प्रेफर करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको जो है प्लांटेशन का टाइम बताया, मंथ किस मंथ में, दूसरा मैंने बताया टिश्यू कल्चर और गुटी कलम, तीसरा मैंने बताया आपको वैरायटी आप कैसे चूज़ कर सकते हैं। चौथा जो है तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी जो है अनार के लिए अगर बारिश होती है या फिर हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं तो वो जो पानी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपके ज़मीन में मतलब जम नहीं जाना चाहिए। वाटर लॉज कंडीशन हम जिसे बोलते हैं कि अगर बारिश होती है और आपकी ज़मीन जो है वो 8 दिन अगर सूखती भी नहीं है तो इस ज़मीन में जो है वो प्लांटेशन डिफ़िकल्ट होता है। मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी वाटर होल्ड करके रखती है, पानी को पकड़ के रखती है, तो उस मिट्टी में क्या होता है कि अपटेकिंग का वगैरह इशू आ जाता है। मतलब पूरी तरह अगर आपके जो बेड है वो गीले रह जाएंगे तो वाइट रूट का जो है, वाइट रूट वो दिखती नहीं है बारिश के मौसम में, ज़्यादा वेट होने की वजह से ज़मीन, और वो अपटेकिंग का वगैरह इशू आ जाता है। दूसरा ये है कि जो मिट्टी वाटर होल्ड करके रखती है तो उसमें उस ज़मीन में जो है, उस ज़मीन में बैक्टीरियल विल्ट का मतलब पौधे मर जाने का भी जो है प्रॉब्लम बहुत आता है। तीसरा प्रॉब्लम जो उसमें आता है कि आपकी ज़मीन अगर वाटर होल्ड करके रखती है 4 से 5 दिन तक तो ह्यूमिडिटी उस ज़मीन में बहुत ज़्यादा जम जाते हैं, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो वो डिसीज़ का अटैक जो है, डिसीज़ का अटैक बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वाटर होल्डिंग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़मीन सूख नहीं चाहिए, उसे हम मराठी में वापसा कंडीशन बोलते हैं। मतलब बारिश आने के बाद 2 या 3 दिन में, 2 दिन में ही आपकी जो ज़मीन है वो सूखनी चाहिए, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। ज़्यादा वाटर होल्ड करने वाली मिट्टी हमें, उसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, काली ज़मीन जिसे भी बोलते हैं, वो ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादा उसमें जो है वो हल्की भी मिट्टी नहीं होना चाहिए। मतलब आप इरिगेशन करते हो और वो पानी जो है लीच आउट हो जाता है, वैसी भी मिट्टी हमें किस काम की नहीं है। तो इन बीच में की मतलब वाटर आपका लीच आउट भी नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है ज़्यादा दिन तक होल्ड भी नहीं होना चाहिए। मिट्टी इन दोनों के बीच में की मिट्टी जो है वो अगर आपके पास अवेलेबल है, आपकी ज़मीन वैसी है, तो वो आपको अच्छे से जो है अनार का प्रोडक्शन दे सकते हैं, अनार का उत्पाद आपको दे सकती है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हल्की ज़मीन में जब आप लगाते हैं, मतलब हल्की ज़मीन कहाँ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लीच आउट कहाँ हो जाता है कि जहाँ पर पानी का सोर्स बहुत कम हो जाता है, कम है। मतलब आजू बाजू आपके कोई डैम नहीं है, कोई रिवर नहीं है, कोई कैनल नहीं है, तो यहाँ की जो ज़मीन रहती है, यहाँ की जो मिट्टी रहती है वो वैसी रहती है कि वो उसमें पानी डालते हैं तो वो लीच आउट हो जाता है। और दूसरा जो मैंने बोला कि ब्लैक कॉटन से सॉइल जो हम बोलते हैं, तो वो कहाँ रहते हैं कि जहाँ पर रिवर बहुत सारे हैं, पानी का सोर्स बहुत ज़्यादा है, कैनल है, तो वहाँ जगह पे वो मिट्टी के बारीक बारीक कर रहे थे, वो ब्लैक कॉटन सॉइल रहती है, काली मिट्टी जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ
तो ये दोनों भी जो कंडीशन है वहाँ पे जो है अनार की खेती बहुत डिफ़िकल्ट जाती है। तो आपको वो मिट्टी नहीं होनी चाहिए। आपको ये बीच वाली मैंने जो मिट्टी बोली कि वहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए, आजू बाजू में पानी का सोर्स भी ज़्यादा ना हो, मिट्टी जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम होनी चाहिए। ऐसी ज़मीन पे अगर आप अनार की खेती करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो वो बहुत दिन तक आपको साथ देती है। मैंने बोला कि हल्की ज़मीन में आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, डिसीज़ अटैक बहुत ज़्यादा आ जाता है। आपको वहाँ पे करना हो, पानी जिस ज़मीन में लीच आउट होता है तो वहाँ पे आप अनार खेती कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है आपको फार्म यार्ड मैन्यूअर जो है, ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र है, उसका यूज़ ज़्यादा करना पड़ता है, ताकि क्या कर वो कि वो ज़मीन जो है वो वाटर होल्ड करके रख सके। और वाटर होल्ड करती है तो वो फर्टिलाइज़र भी उसके साथ होल्ड हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो है वो प्लांट को अपटेकिंग के प्रोसेस वक्त, मतलब फ्लावरिंग वगैरह हो, साइज़ हो, फल का साइज़, वो सारे उसमें मदद हो जाती है। और ब्लैक कॉटन सॉइल में भी आपको अनार खेती करनी है तो आपको वैरायटी जो है वैरायटी अलग लगानी पड़ेगी। उसमें आप आरक्ता करके जो वैरायटी हो, आरक्ता का वैरायटी भी आप उसमें प्रेफर कर सकते हैं। तो वो ब्लैक कॉटन सॉइल में वो ज़्यादा चलती है। अगर आप उसमें सेंद्रीय या फिर सुपर भगवा वगैरह वैरायटी लगाते हैं तो 1-2-3 साल आपको ये काली मिट्टी जो है, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, वो आपको साथ देगी। लेकिन जब 3 साल के ऊपर जब हो जाता है तो एक पौधे मरना चालू हो जाता है, बैक्टीरियल विल्ट उसमें आ जाता है। तो इसकी वजह से आपके मिट्टी के अनुसार आप वैरायटी का चयन कर सकते हैं। या फिर आपको लगानी है हल्की ज़मीन में तो आपको ये जो मैंने बोला फार्म यार्ड मैन्यूअर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का, इनका यूज़ ज़्यादा करना पड़ेगा। और जो आपको ब्लैक कॉटन सॉइल में लगानी है तो उसमें आपको ये वैरायटी जो है, वैरायटी अच्छी तरह से उसका चयन करना होगा। अभी प्लांटेशन जो है, प्लांटेशन के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया। 4 टॉपिक है, हमने उसमें कवर कर दिया। आगे वाला टॉपिक क्या है कि प्लांटेशन जो है वो बेड पर करें या फिर जो हमारी फार्म लेवल होती है, ज़मीन लेवल होती है, उस लेवल पे करें। तो उसमें ऐसा है कि आप जो है प्लांटेशन, ये ज़मीन लेवल है जो आपकी फार्म की लेवल है, उसी लेवल पे आपको प्लांटेशन करना है। और जैसे जैसे पौधा आपका ग्रो होता है, मतलब 3 महीने का, 2 महीने का या फिर 5 महीने का, जैसा जैसा आपका पौधा बढ़ता है, ग्रो होता है, तो आप जो है वो बेड तैयार करते जाइए। मतलब क्या होता है कि आप ज़मीन लेवल पे लगाएंगे और बाद में बेड जो है आप तैयार करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप आप सपोर्ट देते जाएंगे, तो ये जो है वो अच्छी तरह से होल्ड हो जाता है ज़मीन में। और मतलब अगर कभी तूफान आ जाता है, मतलब ज़्यादा ज़ोर से हवा चलती है, तो उसमें जो है वो पौधा सस्टेन करता है। और अगर बेड पे आप लगाएंगे तो वो जो है तो ऊपर का ऊपर रह जाता है पौधा। और अगर ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है तो वो पौधा जो है वो ज़मीन से निकल सकता है, उसका रूट जोन है उसको वो डैमेज हो सकता है। इसकी वजह से आप जो पौधा है तो वो ज़मीन लेवल पे लगाइए, और जैसे जैसे पौधा ग्रो करता है तो वो वैसे वैसे आप उसको बेड तैयार करते जाइए। इसी तरह से आप जो प्लांटेशन करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। अभी इरिगेशन के बारे में जो है, इरिगेशन के बारे में, पहला साल आपको जो है पहले साल आपको पौधे के लिए एक सिंगल लेटरल होना जरूर है। सिंगल लेटरल और सिंगल ड्रिपर, ये 1 साल के पौधे के 1-1.5 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं। और बाद में जैसा पौधा 2 साल के 3 साल के ऊपर हो जाएगा तो उस वक्त आपको डबल लेटरल यूज़ करनी है। उस एक पौधे के लिए 4 ड्रिपर आप सेट कर सकते हैं। उसमें बाद आप पौधा 5 साल का 6 साल का हो जाएगा तो आपको डबल लेटरल और 6 ड्रिपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्लांटेशन के वक्त आपको सिंगल लेटरल होनी चाहिए और सिंगल ड्रिपर एक पौधे के लिए जो है वो ठीक है। अब ड्रिपर लगाते समय आपको ये करना है कि ड्रिपर जो है वो झाड़ के और ड्रिपर के बीच में, पौधे के और ड्रिपर के बीच में कुछ तो अंतर होना चाहिए। मतलब आप मान के चले एक आधा फुट का अंतर, आप जो है आधा फुट का, या फिर हम 4 उंगलियों का अंतर जितना होता है उतना अंतर आप रख सकते हैं। ज़्यादा आप उसके नज़दीक ड्रिपर बिठाएंगे तो वो ज़्यादा पानी, और डायरेक्टली अगर उसके स्टेम के ऊपर पानी गिरता है तो वो पौधा पीला पड़ना चालू हो जाता है, उसमें फंगस वगैरह ज़्यादा डेवलप होते हैं।
और ज़्यादा दूर लगाएंगे आप तो वो रूट जोन जो है, रूट जोन से ज़्यादा दूर चला जाता है और पौधे के लिए अगर पानी नहीं मिला तो वो पौधा मर जाता है। तो आपको जो है वो रूट जोन के अनुसार, रूट जोन के हिसाब से आपको ड्रिपर जो है उसमें रखना है। अब रूट जोन कितना होता है कि जितना आपका पौधा ऊपर बड़ा होता है, मतलब आप जितना उसका जो राउंड रहता है पौधा का, जितने उसका बड़ा ही रहता है, तो उससे नीचे उसका जो जमीन लेवल में उसका रूट जोन होता है। पौधा जितना फैला हुआ रहता है ज़मीन के ऊपर, तो उससे नीचे एग्जैक्टली उस एरिया में आपका जो है रूट जोन रहता है। इसके वजह से इसलिए जो है वो ड्रिपर जो है, आप कितने भी बड़ा पौधा हुआ हो तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि जितना ऊपर उसका जो पौधा फैला हुआ है उतना ही नीचे उसका रूट जोन है, और उस रूट जोन के हिसाब से ही आपको ड्रिपर का पोजीशन रखना है। मैंने बताया आपको कि पहले साल के लिए एक लेटरल और सिंगल ड्रिपर एक पौधे के लिए वो जरूरी है। अब प्लांटेशन के वक्त आप क्या क्या यूज कर सकते हैं उसमें गड्ढे में। अब गड्ढे के मतलब जो है प्लांटेशन के, ये थोड़ा सा जो टॉपिक है वो अर्ली में कवर करना चाहिए था, लेकिन अगर आपको जो है प्लांटेशन करना है तो वो जो गड्ढे आप करते हैं प्लांटेशन के लिए, तो वो कम से कम 15 दिन पहले या फिर 10 दिन पहले जो है वो गड्ढे करके रखने हैं। बहुत सारे किसान जो है अब कल का प्लांटेशन करना है तो आज गड्ढे करते हैं, या फिर आगे एक जो है जो वो गड्ढा करता है और बीच में जो है वो प्लांटेशन चालू कर देते हैं। तो 15 दिन पहले क्यों करना है, गड्ढे क्यों लेने हैं? जब भी हम 15 दिन पहले लेते हैं, गड्ढे लेते हैं, तो वो सनलाइट वगैरह जो है, सूर्य प्रकाश जो हम बोलते हैं, तो इसकी वजह से जो जो सारे फंगस है ज़मीन के नीचे जहाँ पे हम प्लांटेशन करने वाले हैं उस गड्ढे में, तो वो सारे फंगस जो है उसका मतलब जो काउंट है वो कम हो जाता है, हार्मफुलनेस जो रहता है वो कम हो जाता है। और ऐसे गड्ढे में, ऐसे हेल्दी गड्ढे में हम जो प्लांटेशन करते हैं तो वो पौधा अच्छी तरह से सस्टेन होता है, वो मरता नहीं है, ग्रो अच्छी तरह से करता है। लेकिन आप एक दिन पहले या फिर प्लांटेशन के टाइम ही अगर आप गड्ढे करते हैं तो जो ज़मीन के नीचे जो हार्मफुल बैक्टीरियाज वगैरह रहता है तो वो उसके लिए निमेटोड हो या फिर बैक्टीरियल विल्ट हो, फिजरम विल्ट हो, तो ऐसा जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है तो उसको वो पौधा जो है उसकी वजह से वो मर सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आपको प्लांटेशन करना है तो कम से कम 10 दिन पहले जो है, 15 दिन पहले जो है आपको गड्ढे करने जरूरी है। उसके बाद जो है कि गड्ढे में क्या क्या डालना पड़ेगा, तो उसमें जो है फार्म यार्ड मैन्योर जरूरी है, और दूसरा जो है सुपर फॉस्फेट आप उसमें डाल सकते हैं पाउडर फॉर्मेट में। तीसरा जो है उसमें आप माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह डाल सकते हैं। चौथा जो है आप उसमें ट्राइकोडर्मा और पैसिलोमाइसिस जो बैक्टीरिया है वो भी डाल सकते हैं। और ये सब मिक्स करके आपको उस गड्ढे में डाल के फिर बाद में प्लांटेशन करें। निम्बोली भी उसमें आप डाल सकते हैं। तो ये 5 से 6 आइटम जो मैंने बताए तो वो आप उसमें डालेंगे तो अच्छी तरह से वो निमेटोड जो है या फिर फिजर विल्ट वगैरह जो है, तो इसमें ये प्रॉब्लम जो है वो आगे आपको आएगी नहीं। बहुत सारे किसान जो है क्या करते हैं कि प्लांटेशन के वक्त खाली फार्म यार्ड मैन्योर वगैरह उसमें डालते हैं, गोबर खाद जिसको हम बोलते हैं, और वो भी अच्छी तरह से सूखा नहीं हुआ होता। जो वेट है, वेट गोबर खाद उसमें डालते हैं तो वो पौधा जो है वो जल जाता है, या फिर उसमें जो है येलोनेस वगैरह आ जाता है, पान लीव्स जो है उसके वो येलो पड़ना चालू हो जाता है। तो ये सारी थिंग्स है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि प्लांटेशन के वक्त फार्म यार्ड मैन्योर जरूरी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूरी है, ट्राइकोडर्मा और पैसिलोमाइसिस जरूरी है, निम्बोली जिसको हम बोलते हैं वो भी जरूरी है, और सुपर फॉस्फेट आप डालेंगे उसमें तो वो गोबर खाद से जो है नाइट्रोजन का इवेपोरेशन नहीं होता, उसमें चला नहीं जाता नाइट्रोजन हवा में, तो वो सुपर फॉस्फेट भी उसमें डालना बहुत ज़रूरी है। प्लांटेशन के वक्त ये आप सारा मिक्स करके उस गड्ढे में डालेंगे और बाद में प्लांटेशन करेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट आपको उसमें मिलेंगे। अब ये हुआ प्लांटेशन तक। मैंने आपको बताया कि प्लांटेशन करना है, गुटी कलम या फिर टिश्यू कल्चर कौन सा लगाना है। बाद में मैंने वैरायटी के बारे में भी बोला, मिट्टी के बारे में भी बोला, फिर बेड पर लगाए या फिर जमीन लेवल पे लगाए, ये सारे मैंने आपको कवर कर दिया। इरिगेशन के बारे में मैं आपको बता दिया, गड्ढा कब करना है और उसमें क्या डालना है इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया।
आप जो है ये प्लांटेशन से लेकर जो हमारा पहला इतरेल, पहला बाहर जिसको हम बोलेंगे, तो उस टाइम तक मतलब ये 15 महीने तक का ये जो है पीरियड होता है। 15 महीने या फिर 1-2 साल के बाद हम जो है उसमें पहला इतरेल कर सकते हैं, पहला बाहर जो है उसमें कर सकते हैं। और इनके बीच जो आता है मतलब प्रूनिंग आती है, फर्टिलाइज़र शेड्यूल आता है, बैक्टीरिया का यूज़ करना आता है, उसमें ऊपर के स्प्रे क्या लेने हैं वो भी आता है। तो जो पहला उसमें टॉपिक है कि फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र कौन सी यूज़ करें। अभी जब हमने गड्ढे में जो जो डाला है तो वो एक जनरलाइज करके रहता है, या फिर आपको फर्टिलाइज़र का शेड्यूल जो है तो वो बहुत सारे कंपनियों का रहता है, या फिर बहुत सारे कंसल्टेंट आपको शेड्यूल दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि प्लांटेशन के बाद या फिर आप जब भी आपका इतरेल मारेंगे और उसके बाद जो आप फर्टिलाइज़र जो बगीचे को देते हैं तो वो आपके सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही दे दे। मतलब क्या होता है कि सॉइल टेस्ट के अनुसार अगर आप उसको फर्टिलाइज़र देते हैं तो ज़मीन को जो ज़रूरी रहता है, मतलब सॉइल टेस्ट में क्लियर आउट हो जाता है कि कौन सा न्यूट्रिएंट आपकी ज़मीन में ज़्यादा है, कौन सा न्यूट्रिएंट उसमें कम है। जैसा अपना ब्लड रिपोर्ट आता है वैसा ही मतलब एक सॉइल का जो है सॉइल टेस्ट रिपोर्ट यानी सॉइल का ब्लड रिपोर्ट ही आप पकड़ के चलिए, तो उसमें आपको ध्यान में आ जाता है कि कौन सा जो है वो न्यूट्रिएंट कम है, कौन से ज़्यादा है, कौन सा कम पड़ा, तो उसको आप जो है वो सप्लाई उसका फर्टिलाइज़र के माध्यम से दे सकते हैं। उस हिसाब से आप उसको बेसल डोज दे सकते हैं, वाटर सोल्यूबल दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कंपनियों का है वो रेडी फॉर्मेट में आ जाता है। आप एक मतलब एक मान के चलिए एक किसान की ज़मीन है वो ब्लैक कॉटन साइल है, और एक किसान की जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसमें कम है, ऐसी ज़मीन है। तो उसमें क्या होता है कि दोनों को न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है ज़मीन का सॉइल टेस्ट के अनुसार वो दोनों का ही डिफरेंट रहता है। तो उस वक्त अगर आप एक आधा कंपनी का शेड्यूल फॉलो करते हैं, उन्होंने बोला कि बाहर इथरेल के बाद आप ऐसा ऐसा बेसल डोज डालिए, तो दोनों किसानों की इन नाइट्रोजन लेवल डिफरेंट है, फॉस्फोरस लेवल डिफरेंट है, पोटेश लेवल डिफरेंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो काउंट है वो दोनों ज़मीन में जो है वो डिफरेंट है। और अगर ऐसे दो अलग अलग मिट्टियों में आप एक ही बेसल डोज देते हैं तो वो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छी तरह से आता नहीं है। सॉइल टेस्ट रिपोर्ट क्यों करें कि उसके अनुसार आपको फर्टिलाइज़र शेड्यूल जो है वो अच्छी तरह से आप दे सकते हैं। बेसल डोज जो है बेसल डोज आप अच्छी तरह से दे सकते हैं। मतलब मान के चलिए आपके सॉइल टेस्ट में रिपोर्ट में दिखाया कि आपकी ज़मीन में फास्फोरस की लेवल जो है फास्फोरस की लेवल अधिकतम है, तो आप जो है डीएपी का प्रयोग आपकी ज़मीन में कम कर सकते हैं। और अगर आपको दिखाया कि पोटेश आपके ज़मीन में कम दिखाई दे रहा है तो आप जो है एमओपी का यूज़ वगैरह फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपके पास आपका सॉइल रिपोर्ट ही नहीं है और आपके ज़मीन में फास्फोरस ज़्यादा होने के बाद भी आप एक आधा कंपनी के शेड्यूल के अनुसार फास्फोरस युक्त डीएपी वगैरह ज़मीन को दे देते हैं, तो एक आधा न्यूट्रिएंट ज़मीन में ज़्यादा भी हो जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी तैयार हो जाती है। उसका एक्यूमुलेशन अगर ज़मीन में ज़्यादा होता है, मतलब वो पहले से ही अवेलेबल है और आप बाद में उसको जो है ज़्यादा देते हैं, तो वो बाकी के न्यूट्रिएंट की जगह ले लेता है। मतलब मान के चलिए आपकी ज़मीन में अगर पोटेश पहले से ही अवेलेबल है और आपको आप ज़्यादा पोटेश उसको दे देंगे तो वो नाइट्रोजन की लेवल कम कर देता है। और अगर आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन की लेवल ज़्यादा है और ऊपर से आप उसको यूरिया देते हैं या फिर नाइट्रोजन युक्त जो भी फर्टिलाइज़र वो दे देते हैं, तो पोटेश की लेवल कम हो जाती है। मतलब आपको जो बेसल डोज देना है या फिर आपको जो वाटर सोल्यूबल का टाइम टेबल बिठाना है, तो वो आपका जो शेड्यूल होना चाहिए तो वो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही होना चाहिए। अभी जो भी किसान हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी को मेरा कहना है कि आप जो पहले है आपका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट निकाल के लीजिए। वो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के लिए सॉइल कैसा कलेक्ट करना है उसका वीडियो भी हम बाद में डालेंगे। उस वीडियो के ज़रिए आप अपने ज़मीन के जो आपका ज़मीन का प्रकार है उसके अनुसार आप सॉइल सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। और सॉइल कलेक्ट करके एक आधा किलो का सैंपल आप अगर
हमारे यहाँ भी भेज देते हैं, हम नंबर देंगे आपको कमेंट बॉक्स में। तो वो सॉइल का अच्छी तरह से एनालिसिस हो जाएगा, और एनालिसिस होने के बाद हमारी ओर से आपको बेसल डोज क्या डालना है ज़मीन में, उसमें वाटर सोल्यूबल का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, 12 एक्सेस कब दे, 052-32 कब दे, 0050 कब दे, ये सारा शेड्यूल आपको आ जाएगा। और दूसरा जो है उसमें बैक्टीरिया कौन सा यूज़ करना चाहिए, मतलब मान के चलिए NPK, ये 3 घटक बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे पौधे के ग्रो होने के लिए। क्यों कौन सी भी खेती में लीजिए आप, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश जो है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन क्या है कि ये N आप डालेंगे, मतलब आप यूरिया अगर किसी पौधे का डालेंगे तो वो ग्रो होता है। पोटेश अगर आप अनार में देंगे 0050 तो वो कलर उसको आ जाता है। लेकिन फास्फोरस आप देंगे, मतलब फास्फोरस का काम जो है वो रूट जोन अच्छा करना है वो है, और दूसरा जो है वो फूल का साइज़ वगैरह बढ़ाना वो भी अच्छा है। लेकिन जो N डालकर आपका पौधा बढ़ता है, के पोटेश जो है उसका डालकर वो कलर आ जाता है। लेकिन फास्फोरस आप देंगे, DAP वगैरह आप जब देंगे तो उसमें साइज़ जो है, साइज़ वो जल्दी से आता नहीं। क्यों नहीं आता, क्योंकि N के लिए कोई बैक्टीरिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, पोटेश के लिए भी कोई बैक्टीरिया की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फास्फोरस जो है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है, उसको चिपक के रहता है, और उसके लिए आपको PSB मतलब फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया जो है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारा जो है वो आपको कब पता चलेगा, जब आप सॉइल टेस्ट जो है वो करवा के लेंगे। सॉइल टेस्ट के अनुसार, मतलब मान के चलिए आपका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास है, और आपको इथरेल मारने के बाद अगर 2 महीने में 3 महीने में ये लगता है कि प्लांट है वो उसमें येलोनेस ज़्यादा है, येलोइश वो ज़्यादा दिख रहे हैं, उसके पत्ते जो है वो येलो पड़ रहे हैं, या फिर पत्ते पे कुछ तो ऐसा स्पॉट आया है, तो वो आपका सॉइल टेस्ट रिपोर्ट देख के मालूम पड़ जाता है कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, किस न्यूट्रिएंट का मतलब इसमें कम है, और इसकी वजह से ये इफेक्ट आया होगा। तो ये सारी जो है ये थिंग्स है उसमें क्लियर हो जाती है। अगर सॉइल टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार आप बेसल वगैरह डालेंगे, वाटर सोल्यूबल डालेंगे तो उसमें आपको क्या होता है कि पौधे जो है, मतलब हम उसके हिसाब से अगर न्यूट्रिशन उसको देते हैं तो पौधे जो है वो हेल्दी रहते हैं। फल का साइज़ जो है, फल का साइज़ भी बहुत अच्छी तरह से बनता है। क्रैकिंग वगैरह जो रहता है, फल में क्रैकिंग वगैरह जो आता है, तो वो शेड्यूल आप अच्छी तरह से रखेंगे वो तो क्रैकिंग मतलब जो है उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। किसानों का कैसा रहता है, देखिए फल जब क्रैक होते हैं तो हम कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन देते हैं। पौधे जब उसमें येलोइश पीलापन आता है तब हम उसको यूरिया का सोर्स देंगे, या फिर नाइट्रोजन का सोर्स है वो देंगे। पत्ती पे कुछ डिफेक्ट आता है, या फिर फल में कुछ डिफेक्ट आपको दिखता है, तो हम जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का डिब्बा लाते हैं और उसमें छोड़ते हैं। लेकिन आपको अच्छी सी अनार खेती करनी है तो आपका वाटर सोल्यूबल का टाइम टेबल है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का टाइम टेबल है, बैक्टीरिया का टाइम टेबल है, वो आपको शेड्यूल आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट हमारे शेड्यूल में हम देते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट इस तारीख को छोड़िए, और उस तारीख के हिसाब से अगर आपने कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन अगर आपका जाता है तो वो क्रैकिंग करेगा ही नहीं। और दूसरा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट इस तारीख को बोला है हमने, 5 लीटर का डब्बा जो है आप लाते हैं जब पीलापन पौधों में दिखता है, और आप छोड़ देते हैं एक टाइम। और दूसरी वक्त कब छोड़ते हैं कि उसमें ग्रीनरी आ जाती है, और जब 2-4 महीने बाद फिर से वो पीलापन दिखना चालू हो जाता है, वो फिर से आप 5 लीटर का ड्रम लाते हैं। लेकिन अगर आपने हर महीने में वो आधा नहीं 5 लीटर लेकिन 2 लीटर 1.5 लीटर तक छोड़ा पर एकड़, तो वो उसमें पीलापन दिखेगा ही नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट अगर आपने हर महीने दिया तो वो क्रैकिंग जाएगा ही नहीं। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मैंने बोला आपको, मैग्नीशियम सल्फेट है, वाटर सोल्यूबल का आपने शेड्यूल अच्छी तरह से दिया तो उसमें जो है फल का साइज होने में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो ये सारा जो है वो सॉइल टेस्ट के अनुसार हम दे देंगे। सॉइल टेस्ट के अनुसार ही आपको ये सारा फर्टिलाइज़र का जो है वो शेड्यूल बिठाना पड़ेगा। मतलब प्लांटेशन के बाद एक पौधा 1.5 साल का 2 साल का होने तक ये फर्टिलाइज़र का शेड्यूल जो है वो आप सॉइल टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही दे दीजिए।
इरिगेशन के बारे में, इरिगेशन जो है वो एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार आपको देना पड़ेगा। मतलब जब अपने पौधे नए हो तो वो 2-4 दिन बाद भी आप उसको इरिगेट करते हैं तो भी वो चलता है। ज़्यादा पानी उसको ना दे। अगर ज़्यादा पानी उसमें आप देते हैं और वो जो ज़्यादा पानी उसको स्मॉल जो पौधा रहता है, छोटा पौधा, उसको ज़्यादा हो जाता है तो वो पौधा जो है वो पीला पड़ जाता है। तो अनार का जो पौधा है उसको पानी बहुत कम लगता है, इसलिए जो इरिगेशन आप करेंगे तो वो पौधे की ज़रूरत के अनुसार, वाटर जो अपना एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट के अनुसार ही कीजिए। हीट जब रहता है तो उस टाइम आप जो है इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा रखिए। मतलब जो 4 दिन देते हैं आप, तो वो 2 दिन में ही दे दीजिए पानी, इरिगेशन कीजिए। और जिस वक्त बारिश का मौसम हो तो वो आप 5-6 दिन बाद भी अगर उसको देते हैं तो भी चलता है। ठंड के मौसम में भी आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत उसको नहीं है। तो इस अनुसार जो है आपको इरिगेशन का शेड्यूल जो है, इरिगेशन आपको वो पौधे के लिए देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र के बारे में बताया मैंने, आप इरिगेशन के बारे में। प्रूनिंग जो है, प्रूनिंग प्लांटेशन के बाद आप 6 से 7 महीने बाद पहला प्रूनिंग उसमें कर सकते हैं। प्रूनिंग के लिए क्या करना है कि आप जो है पौधे का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ नया प्लांटेशन है वहाँ वहाँ जो प्रूनिंग करने वाले हैं वो नई नई टीम रहते हैं, वो कहाँ का तो देखते हैं कि प्लांटेशन प्रूनिंग ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो पूरा खाली झाड़ को, पौधे को एक आकार देते हैं। मतलब बाहर बाहर का जो है वो स्टेम जो है वो कट करते हैं। लेकिन प्रूनिंग का मतलब क्या होता है कि जो यूज़फुल नहीं है, जो स्टेम, जो काड़ी यूज़फुल नहीं है, एक्सेस काड़ी है, तो वो जो है वो कट करनी पड़ती है। लेकिन मतलब बहुत सारे किसानों का ये होता है कि मराठी में हम बोलते हैं छाटनी, तो छाटनी ऐसे करते हैं, प्रूनिंग ऐसी करते हैं कि वो झाड़ की पूरी छतरी बना के रखते हैं। मतलब खाली जैसा गार्डन में पौधे रहते हैं वैसा ही उसको बार बार जो भी निकला है स्टेम वो उसको कट कर देते हैं। तो वो प्रूनिंग जो है, प्रूनिंग वैसी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि प्रूनिंग ही आपको डिसाइड करेगा आगे आप कितना टनेज ले सकेंगे। मतलब पहले बाहर के वक्त अगर आपका पहला पौधा अगर 2 साल का होता है और उसमें अगर प्रूनिंग अच्छी तरह से नहीं होती, मतलब जिस काड़ी को फूल लगने वाले हैं वो काड़ी उन्होंने छाड़ दी और जिस काड़ी की कोई ज़रूरत नहीं वो अगर रख दी, तो मतलब आप रेस्टिंग में आपके पौधे में कितना भी स्टोरेज हो, आपने कितने भी अच्छी फर्टिलाइज़र उसमें डाली हो, लेकिन वो जो काड़ी जो हमें चाहिए थे वो अगर प्रूनिंग वालों ने कट कर दी तो आपका जो पूरा साल भर का मेहनत है वो वेस्ट चला जाता है। फ्लावरिंग जो है वो अच्छी तरह से निकलती नहीं है। इसके लिए प्रूनिंग में अगर आपको किसी ने, मैंने पौधों के बारे में जैसे बताया था कि कोई जगह पौधा 20 रुपए का रहता है, कोई जगह 12 रुपए का, वैसे ही अगर प्रूनिंग वाला आपको 2 रुपए में महंगा भी मिल जाता है, लेकिन वो अच्छी जानकारी वाली टीम होनी चाहिए। वो प्रूनिंग अच्छी तरह से अगर करते हैं तो वो आगे जाके फ्लावरिंग उसमें अच्छी तरह से निकलती है। उसने जो काड़ी जिसको फूल लगने वाला था वो कट कर दी और जिसमें नहीं लगने वाला था उसमें वो रख दी, तो वो जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। पेंसिल काड़ी हम जिसे बोलते हैं या फिर रिफिल काड़ी जो हम उसे बोलते हैं, ये सारी जानकारी जो है वो प्रूनिंग वालों को होनी चाहिए और उसके हिसाब से उनकी जो है वो प्रूनिंग होनी चाहिए। अगर नई टीम जो है प्रूनिंग वाले अगर आप डालते हैं, सस्ती वाले एक आधा आप प्रूनिंग टीम लेके आते हैं और उनके प्रूनिंग के बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो, तो वो खाली एक झाड़ को आकार दे दे, पौधों का आकार दे दे, वैसी प्रूनिंग कर दी, तो वो आगे चलकर बहुत सारी समस्याओं का आपका सामना करना पड़ता है। इसके लिए 2 पैसे ज़्यादा भी चले जाए, लेकिन जिनको जानकारी है, प्रॉपर जानकारी है प्रूनिंग की, और उनको ही आप जो है प्रूनिंग का काम दीजिए। अब ये प्रूनिंग के बारे में मैंने बोला। दूसरा मैंने बोला कि झाड़ को जब आप आकार देते हैं, मतलब नई जो एरिया रहता है, नई एरिया में आपने देखा होगा कि एक जब पौधा हम लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकल के आते हैं, लेकिन आपको करना क्या है, खाली एक जो है एक ब्रांच ऐसी रखनी है। मतलब ये जो स्टेम है ये स्टेम एक रखनी है। एक 1.5 फुट का जो है अंतर, 1.5 फुट का अंतर आपको ज़मीन लेवल से उस मेन स्टेम का होना चाहिए और आगे जाके उसका एक ऐसा पंजा जैसा डेवलप होना चाहिए।
बहुत सारे किसान क्या करते हैं, बहुत सारे किसान ज़मीन लेवल से ही बहुत सारे स्टेम रखते हैं और ऊपर चले जाकर ये बम्बू ट्री जैसा वो बन जाता है ट्री, और उसमें बहुत सारी समस्या आपको बाद में आती है। आप जब ऐसा आकार रखेंगे, उसका एक मेन स्टेम ज़मीन से ऊपर रखेंगे और बाद में वो पंजा जैसा अगर डेवलप करेंगे, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन अपटेक भी बहुत अच्छी तरह से होता है। वो पेड़ आप अगर देखेंगे तो उसमें साइज़ भी बहुत अच्छी तरह से बनता है। दूसरा जो है वो वैसी तरह से आप अगर आकार रखते हैं तो वो फिजर एंड विल्ट, मतलब पौधे जो पीले पड़ के मर जाते हैं, तो वैसे डिसीज़ के लिए भी वो बहुत सारा रेजिस्टेंस उसमें रहता है, मतलब वो ताकत अच्छी तरह से उसमें होती है। तो इसलिए फिजर एंड विल्ट वगैरह जो डिसीज़ है वो भी उसमें कम आता है, और बहुत अच्छी तरह से उसमें फ्लावरिंग वगैरह भी निकलता है। और अगर आप वैसी तरह से उसका आकार देंगे तो वो बहुत दिन तक आपका पौधा जो है आपको ज़्यादा वो बढ़ता भी नहीं है, और फ्लावरिंग टनेज भी आपको अच्छा सारा देता है। तो उस हिसाब से आप जो है पौधे को आकार दे दीजिए। ये पहले 6-7 महीने के बाद की ये प्रोसेस है। आप अगर इसी तरह से उसको प्रूनिंग करेंगे तो मतलब क्या होता है, किन किसानों के वो मैंने बोला जैसा बाम्बू ट्री जैसा बन जाता है, तो बाद में हम रिटर्न नहीं आ सकते उसमें, मतलब पीछे नहीं आ सकते, उसको पहले जैसा आकार नहीं दे सकते। तो पहले से ही आप उसको ये सारे टॉपिक है ये आपको ध्यान में रखने पड़ेगा, और इस हिसाब से ही आपको अच्छी प्रूनिंग टीम आपको ढूंढनी है, और उस हिसाब से आपको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये हुआ प्लांटेशन से प्रूनिंग तक हुआ, आपने झाड़ को अच्छी तरह से आकार भी दे दिया। अभी आपको पहला बहार जब पकड़ना है तो वो पहले बहार से पहले आपको उसको जो है मंडप वगैरह करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ एरिया ऐसा है वहाँ पे वो ये किसान बम्बू का वगैरह उसको मंडप वगैरह नहीं करते, वो सपोर्ट के लिए कुछ रखते नहीं। लेकिन जब आपका एरिया जो है वो आजू बाजू में कोई प्लांटेशन नहीं है, कोई मतलब मान के चले कोई खेती नहीं है, तेज़ हवा जहाँ पे चलती है, तो वहाँ उस वक्त जो है आपको सपोर्ट पौधों को देंगे आप, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और सपोर्ट आप देंगे तो जब मतलब उसमें फ्लावरिंग होता है और फल जब सेट हो जाता है, तो वो जो स्टेम है तो शाखा उसकी जो है वो नीचे आ जाती है लोड की वजह से, और अगर उसमें सपोर्ट हो तो वो अच्छी तरह से वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन सपोर्ट नहीं हो तो अगर ज़्यादा सिटिंग उसमें हो जाता है तो फल के जो वजन है इसकी वजह से जो है वो स्टेम क्रैक हो सकता है। इसलिए सपोर्ट अगर आप रखते हैं जो तार काठी का बाम्बू का हम सपोर्ट बोलते हैं उसको, तो अगर आप रखते हैं तो वो अच्छी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा टनेज आप उसमें ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सिटिंग भी हो तो आप रख सकते हो, तेज़ हवा भी चला तो उसको वो पौधा जो है वो फल जो है वो डैमेज नहीं होते ज़्यादा। तो आपने पहले बाहर के पहले ये जो है तार काठी मंडप वगैरह उसको होना ज़रूरी है। बाद में पहले बाहर धरने से पहले आपको रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट ये क्या होता है कि अगर रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से करते हैं, गाड़ी में स्टोरेज अगर अच्छी तरह से बनाते हैं, तो वो बाद में फीमेल फ्लावर जो है वो बहुत अच्छी तरह से निकलती है। फूल जो है वो स्ट्रोक के साथ निकलता है। स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक इतना अच्छा होता है कि वो फ्लावर ड्रॉपिंग का वगैरह जो है इशू आपको बहुत कम हो जाता है। और अगर फूल का जो स्ट्रोक है वो अच्छी तरह से हो तो उसका आगे जाके साइज़ भी बहुत अच्छी तरह से बनता है। लेकिन जब आपका रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट नहीं होता है तो उस वक्त वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, या फिर जो मेल फ्लावर है वो मेल फ्लावर की जो काउंट है वो ज़्यादा रहता है, फीमेल फ्लावर बहुत कम निकलती है, या फिर उसका स्ट्रोक जो है फूल का वो फूल बहुत बारीक बारीक निकलते हैं। फिर उसमें बाद में सेटिंग के लिए बहुत सारी दिक्कत आती है, बारिश वगैरह आई, तेज़ हवा आई, थोड़ा सा भी मौसम ख़राब हुआ तो वो ड्रॉपिंग हो जाते हैं। इसकी वजह से आपको स्टोरेज रेस्ट पीरियड में बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, और स्टोरेज अच्छा बनाते हैं आप तो वो बाद में फीमेल फ्लावरिंग का फीमेल फ्लावरिंग बहुत अच्छी तरह से निकलती है। और ये सारे प्रॉब्लम जो है मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ निकलने के लिए वो जो हम बोलते हैं वाटर शॉट निकलने के लिए आपको मजदूरी नहीं लगानी पड़ेगी। आपको फीमेल फ्लावर अगर पहले ही टाइम निकलती है तो वो बाद में आप मतलब टाइमली आपका जो बगीचा है वो हार्वेस्ट हो जाता है। अगर मेल फ्लावर निकलती है तो आपको 1 आधा महीना आपका और बढ़ जाता है।
वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो मजदूरी ज़्यादा लगानी पड़ती है। फ्लावर ड्रॉपिंग होती है तो आपको बगीचा मतलब ये कंटिन्यू करे या फिर रुक के ले, ऐसा जो है वो सामने दिक्कत आ जाती है। तो इसकी वजह से रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट आप अच्छी तरह से रखेंगे तो फीमेल फ्लावर अच्छी तरह से निकलती है। और जो आपका बाद में जो खर्चा होता है, मतलब कि कोई किसान फूल निकलने के लिए क्या दवाई है वो ये पूछते हैं, फूल निकलने के लिए कौन सा स्प्रे करना पड़े, फ्लावर ड्रॉपिंग के लिए कौन सा स्प्रे करना पड़े, या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ को रुकवाना है तो वो कौन सा स्प्रे करे, ऐसा जो सवाल आपके मन में आते हैं तो वो कम हो जाएंगे अगर आप अच्छी तरह से रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट करेंगे। अब ये रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट क्या होता है तो इसके बारे में हम सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट का। वो अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो वो आपको बहुत सारा अच्छा फीमेल फ्लावरिंग और वन टाइम जो है वो सिटिंग बगीचे में आपको मिलेगा। और अगर ये वन टाइम सिटिंग अच्छा होता है, फीमेल फ्लावर अच्छी निकलती है, फूल का स्ट्रोक अगर अच्छा होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको टनेज बहुत अच्छा मिलता है। अब मैंने आपको ये प्लांटेशन से लेकर पहले बाहर तक, पहले इथरेल तक का शेड्यूल, जो बेसिक आपको थिंग्स है, बेसिक आपको जो मालूम होना चाहिए, ये सभी क्लियर कर दिया है। अगर इसमें आपको कुछ दिक्कत है तो आप इस कमेंट बॉक्स में भी आप इस वीडियो के डाल सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, या फिर हमारे जय किसान कृषि और अनार किंग इनोवेटिव ऑर्गेनिक्स, इन दोनों के मिलकर जो व्हाट्सअप ग्रुप है तो उस व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। लगभग 10,000 के पार, मतलब 10,000 प्लस अनार के जो किसान है, पोमोग्रेनेट ग्रोवर्स जो है वो अपने साथ जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक चैनल के माध्यम से। हम अनार खेती के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अभी मराठी में अवेलेबल है, हिंदी में जो किसान जिनको चाहिए था इनके लिए हमने ये पहला वीडियो बनाया। न्यू प्लांटेशन से लेकर पहले बाहर तक का ये वीडियो है। इसके बाद जो है मैंने रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट के बारे में बोला, वो रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट के ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे। इरिगेशन और फर्टिलाइज़र के बारे में एक दूसरा वीडियो बनेंगे। फिर डिसीज़ और पेस्ट मैनेजमेंट जो रहता है उसके बारे में हम बनाएंगे। एक आपको बताना रहेगा कि प्लांटेशन से लेकर एक पहले इतरेल तक आपको जो थ्रिप्स वगैरह है, मतलब हम जिसे बोलते हैं कि थ्रिप्स है, उसमें एफिड्स है, वो आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये उसका ये अटैक आपके प्लांटेशन के ऊपर ज़्यादा रहता है तो उसका जो पौधा का ग्रो है वो जो बढ़ता है वो स्टॉप हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है आपको ये थ्रिप्स वगैरह कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि बगीचा लगाया तो उसमें बीच में कोई दूसरा क्रॉप लेते हैं, और उस क्रॉप का अगर बाजार भाव अच्छा हो तो उस क्रॉप के ऊपर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, बगीचे के ऊपर कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता। नहीं तो बीच में ऐसा क्रॉप लेते हैं, मिर्ची वगैरह जैसा है, टमाटर जैसा है, कि उसके ऊपर थ्रिप्स का अटैक बहुत रहता है। और वो थ्रिप्स का अटैक जो है, वो प्याज है, प्याज भी बहुत सारे किसान लेते हैं, तो वो थ्रिप्स का अटैक जो है वो अनार के पौधों के ऊपर चला जाता है। और इसकी वजह से क्या है कि वो जो है पौधे अच्छी तरह से बढ़ते नहीं। आप जब अनार खेती के लिए आपने वो लैंड इन्वेस्ट किया है, वो ज़मीन आपने इन्वेस्ट की है, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा अनार के ऊपर रखना पड़ेगा। आप जो बीच में क्रॉप लिया है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करेंगे तो यहाँ पौधे पीले पर कर मर ही जाते हैं, तो भी आपका वो उसमें ध्यान नहीं रहता। तो आपको जो है वो इन सारी जो मैंने बताया तो ये सारे की आपको ध्यान उसके ऊपर रखना पड़ेगा। आपका जो मेन क्रॉप है या अनार है, आपको इसके ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। और जो प्लांटेशन से लेकर पहले इतरेल तक आपको महीने में एक आधा तो स्प्रे लेना पड़ेगा, उसके ऊपर एक आधा 2 स्प्रे आप लीजिए। और जो हम इथेरेल मारने वाले हैं तो उसके पहले एक महीने का जो रेस्ट पीरियड मैनेजमेंट है शेड्यूल, वो उसके अनुसार ही आपको स्प्रे दे देंगे। तो स्प्रे आप करते हैं तो वो अच्छी तरह से आपको फ्लावरिंग में मदद हो सकती है। मतलब प्लांटेशन से लेकर पहले इथेरेल तक का आपको शेड्यूल क्लियर कर दिया है। इसमें कुछ आपको दिक्कत आई तो आप ये कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब चैनल में। ये आप वीडियो जहाँ पे देख रहे थे, जो किसान जुड़े नहीं हुए वो आप यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। आपके लिए हिंदी में भी कुछ हम वीडियो बनाएंगे। चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए,
बेल आइकॉन पे क्लिक करके आप नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है नया वीडियो हम जब डालेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको, इसमें कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, मैंने बोला। और अगला टॉपिक जो है अगला टॉपिक आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी आप कमेंट में डाला तो उस टॉपिक के ऊपर भी हम अगला वीडियो बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा और उसमें कुछ समझ में नहीं आया ये दोनों भी आपको कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो हमें अगली वीडियो में जो है उसमें ये सुधार कर सकते हैं। थोड़े से हिंदी लैंग्वेज का वगैरह आपको समझ में कोई प्रॉब्लम आए, मतलब हमारी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत आई आपको तो आप पूछ सकते हैं। एक आधा वर्ड मेरा आपको समझ में नहीं आया तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में जो है आप पूछ सकते हैं। हिंदी में ये हमने पहला वीडियो बनाया न्यू प्लांटेशन के रिगार्डिंग, ये कैसा लगे आप ज़रूर बताइए। और आपके जो लोकलाइज ग्रुप है या जो हिंदी जिनको समझ आती है वहाँ के जो अनार के जो किसान हैं उनको शेयर कीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।